Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 101 Higher Education, its context and linkage. The topic of discussion is social identity in Indian context. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संदर्भ में सामाजिक पहचान। मतलब भारत में सामाजिक स्थिति के अनुसार लोगों की पहचान किस प्रकार से है या किस प्रकार से चेंज हो रही है, इसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं कि सोशल आइडेंटिटी किसे कहते हैं और कैसे होती है। नॉर्मली भारत में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों की पहचान होती है कि कोई आदमी किस धर्म का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस तरह की भाषा बोलता है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगला, भोजपुरी, और किस क्षेत्र में रहता है, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, किस जाति का है, SC, ST, OBC, जनरल, इस तरह की बातें होती है। ये एक पुरानी मान्यता रही, लेकिन समय के साथ भारत में बहुत बदलाव हुए, शहरीकरण हुआ, गांव में डेवलपमेंट हुआ, शिक्षा का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, और डिजिटलाइजेशन सक्रियता से आधुनिक शक्तियों को बढ़ा रही है, जिससे समाज की एक नई पहचान बनते जा रही है, भारतीयों का एक नया पहचान बनते जा रहा है। और इस नए सिस्टम से बहुत सारे लोग डेवलप हो रहे हैं, उनके विचारों में परिवर्तन हो रहा है, और जो पुरानी परंपराएं रही और पुराने जो विचार थे वो बदलते रहे। जो नई जनरेशन के लोग हैं उनकी सोच पहले से ज़्यादा एडवांस बनते गई और वे रूढ़िवादियों से थोड़े अलग होते चले गए, लेकिन इतना आसान नहीं रहा। अभी समस्या ये हो गई है कि समाज में दो तबके के लोग मिलते हैं, एक पुराने विचार वाले और एक नए विचार वाले। पुराने विचार वाले, नए लोगों में भी पुरानी विचारधाराएं रह गई, और जो पढ़ लिख कर समझदार हो गए, शिक्षित हो गए, उसमें उनके विचारों में परिवर्तन आया। अभी भी लोग जाति धर्म की बात करते हैं, नई जनरेशन में भी, पुरानी जनरेशन में तो है ही। और लेकिन जो अच्छे से समझदार लोग हैं, चीज़ों को पढ़ समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते, वो डेवलपमेंट की ओर जोर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन है देश के लिए कि हम पुरानी परंपराओं और रूढ़िवादियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सामाजिक पहचान के मुख्य आयाम क्या हैं। What are the dimensions of social identity in India? किन आयामों से हम मान सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सामाजिक पहचान हमारी किस तरह से मापी जाती है, इसी को हम लोग समझते हैं। तो सामाजिक पहचान को मापने का जो पहला आयाम है हमारा, वह है कास्ट सिस्टम। दूसरा जो है वह है धर्म। तीसरा जो है वह है लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और क्षेत्र। और चौथा है जेंडर एंड सोशल रोल, लिंग और सामाजिक भूमिकाएं। इन चारों को हम लोग अलग अलग अब समझेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है वह है कास्ट सिस्टम, मतलब सामाजिक पहचान की हमारी पहली जो आयाम है वो है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था भारत में ऐतिहासिक रूप से एक पुरानी पहचान का आधार है। पहले लोग 4 वर्ग में विभाजित थे और उसी से जाति की पहचान होती थी। ये 4 वर्ग वर्ण कहलाते थे, और उन वर्णों में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इस तरह के वर्ण थे, लेकिन जातियां बहुत सारी उसमें थी। लेकिन बाद में अब अलग तरीके से इसको बांट दिया गया, और उसमें जनरल, SC, OBC, SC, ST, जनरल, OBC, ये 4 प्रकार के उसमें प्रकार बना दिए गए जाति की। लेकिन इससे समाज में रहने वाले समूहों में भेदभाव उत्पन्न हो गया, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आपस में उनमें मतभेद और झगड़ा होने लगा।
हर तबके का व्यक्ति खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाना चाहता है। ये एक गलत व्यवस्था है और ये व्यवस्था धीरे धीरे शिक्षा के साथ लुप्त होती जा रही है। आगे देखते हैं हम लोग धर्म के आधार पर भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई तरह के और भी धर्म हैं और इन्हीं धर्म के आधार पर भारत में पहचान होती है लोगों की। भारत में बहुत सारे धर्म हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और उनमें भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं पाया जाता, लेकिन आपस में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मन इस तरह से होता है कि दूसरे के प्रति घृणा का भाव होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इस बात के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं पाई जाती। धार्मिक पहचान राजनीति से को भी जोड़ती है। इसका रिजल्ट इलेक्शन के समय दिखता है और एक विशेष प्रकार का समुदाय किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं धर्म जो है वो देश की पहचान को प्रभावित करता है। अगला है लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा और क्षेत्र। भाषा और क्षेत्र भी हमारी पहचान को प्रभावित करता है। भाषा और क्षेत्र हमारी पहचान को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो भारत में अभी तक 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और सैकड़ों प्रकार की बोलियां इस भाषा में बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, बंगला, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इस तरह के अलग अलग भाषाएं हैं और हर व्यक्ति को अपने भाषा पर गर्व होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी परंपराओं से जुड़ी होती है, तो ये पहचान से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कभी कभी भाषा के आधार पर राज्य का विभाजन भी हो जाता है, नए राज्य की मांग भी की जाती है, आंदोलन भी हो जाता है, तो वहां पर समस्याएं दिख जाती है। जैसे कि अभी कई राज्यों में नौकरी को लेकर किसी विशेष भाषा पर विशेष जोर दिया गया और किसी दूसरे भाषा को वहां से हटा दिया गया, तो इस तरह से भाषा के आधार पर भी भेद देखने को मिलता है। जो चौथा हमारा आयाम है वह है जेंडर एंड सोशल रोल, लिंग और सामाजिक भूमिकाएं। लिंग के आधार पर भेदभाव दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। तो जनरली ये परंपराएं पहले थी कि स्त्रियों को घर से निकलना नहीं, उन्हें घर के काम ही करने हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना करके वो घर में रह के अपना काम करें। लेकिन अभी आधुनिक समाज इस चीज़ को नहीं मानता और आज लड़कियां आगे बढ़ रही है, पढ़ लिख कर अच्छे अच्छे काम में लग रही है, बड़े बड़े प्रोफेशन में जा रही है, अच्छे बिजनेसमैन बन रहे हैं, अधिकारी बन रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि समाज परिवर्तित हो रहा है, तो ये भी एक आयाम है। अब देखा जाए कि कॉन्टेम्पररी शिफ्टिंग किस प्रकार से हुआ, समकालीन परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, तो जो हमारे आयाम बदले, जाति, धर्म, क्षेत्रीयता और लिंग भेद, इससे किस प्रकार समाज प्रभावित हुआ। तो इसका पहला प्रभाव का कारण है शहरीकरण और वैश्वीकरण। जो गांव क्षेत्र है धीरे धीरे वो डेवलप करके शहर में बदल रहे हैं और पहले जो एक सीमित क्षेत्र में लेन देन का काम होता था, एक देश की एक सीमा तक हम लोग सीमित थे और वहीं की चीज़ों को खरीद बिक्री या लेन देन करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज विश्व के सभी चीज़ों को हम लोग यूज कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू। साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक और जो धार्मिक विरासत है वो भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान हो रही है। भारत के लोग विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं और विदेश के लोग भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसका जैसे इच्छा वैसे कर रहे हैं। तो इस तरह से एक परिवर्तन देखने को मिला। डिजिटल एक्टिविज्म, डिजिटल सक्रियता। अभी क्या है कि मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए हैं। भारत के मैक्सिमम लोग मोबाइल का, डाटा का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का उपयोग करते हैं। उससे सीखने को ही मिलता है, समझने को ही मिलता है और अपने आप को डेवलप करने का ही मौका मिलता है और अपने आप को बर्बाद करने का ही मौका मिलता है। जो जिस चीज़ को स्वीकार कर ले वैसा हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों प्रकार का प्रभाव रखता है। अब अगला है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, राजनीतिक लामबंदी।
राजनीति भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमारे जो आयाम है उसको प्रभावित करते हैं और उसी के आधार पर हमारी पहचान होती है। जिस तरह की राजनीति होगी उस तरह की पहचान होगी। आगे देखते हैं अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण और वैश्वीकरण। शहरीकरण और वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि आज़ादी के बाद भारत गांवों का देश हुआ करता था, लेकिन अब गांवों की संख्या घटती जा रही है और गांवों का शहरीकरण होते जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो जातिगत सीमाएं थी और जो वर्ग भेद था वो समाप्त होते जा रहा है और कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन है। साथ ही हमारा व्यापार और हमारी पहचान अब विश्व में बन रही है क्योंकि हम विदेशी वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं और इंडिया के वस्तुओं को विदेश में भेज रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है। इसके साथ साथ नॉलेज प्रोसेस का भी काम हो रहा है। हमारे देश के युवा शिक्षा ग्रहण करके दूसरे देश के सरकार को या दूसरे देश के इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और हम विदेश के लोगों का फ़ायदा लेकर अपने देश में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। अब डिजिटल एक्टिविज्म में क्या है, तो सोशल मीडिया अपनी आवाज़ को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए एक अच्छा साधन है और इसमें बहुत सारे सुविधाएं भी और बहुत सारी चुनौतियां भी है। दोनों का अवसर मिलता है। इसमें समस्याएं भी है और कुछ खास अच्छी बातें भी है। तो दोनों तरह की चीज़ों मिलती है। साथ ही लैंगिक समानता, अब कोई भेदभाव नहीं रह गया कि स्त्री ये काम नहीं कर सकती है, ये पुरुष ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। अब हर क्षेत्र में, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में मेल फीमेल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इससे समाज की पहचान अच्छी होते जा रही है। जो राजनीतिक लामबंदी है, जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है कि चुनाव में पहचान की राजनीति केंद्रीय बनी हुई है जहां जाति और धर्म का उपयोग वोट के लिए किया जाता है। मतलब कि पॉलिटिकल कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ता है जाति और धर्म का कि किसी विशेष जाति और धर्म के लोग किसी विशेष राजनेता को वोट देते हैं और दूसरे नेता को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग समझदार होते जा रहे हैं और धर्म निरपेक्षता और लोकतंत्र का शक्तियों का उपयोग करके समाज को संतुलित बनाए रखने में एक मजबूत ढांचा प्रदान कर रहे हैं। रिस्क एंड चैलेंजेस, जिसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, तो सामाजिक पहचान बनाए रखने में जो चुनौतियां हैं वो है सबसे पहला विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। समाज जाति और धर्म पर अगर अत्यधिक जोर देगा तो अपनी पहचान को नहीं बना पाएगा और जो पुरानी परंपराएं थी उसी में वो डूबा रह जाएगा। पॉइंट नंबर 2, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। जो जाति धर्म लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करके अब मिलकर काम करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे पास समाज को बर्बाद होने की समस्या है वो ना रहे और समाज डेवलप करे। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, पहचान संघर्ष। क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं उसको छोड़कर हम अपने को अगर भारतीय के रूप में प्रेजेंट करें तो ये एक अच्छा पहचान बनेगा हमारा दूसरे कंट्री में। अगला है अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज, परिवर्तन का अवसर। अब देखा जाए तो जो हमारी पहचान है उसको हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, तो शिक्षा ग्रहण करके हम जाति धर्म वर्ग भेद इन चीज़ों को पीछे रखकर अपनी योग्यता के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर अपनी पहचान बना सकते हैं। दूसरा है युवा सशक्तिकरण। जो हमारा यूथ है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है देश के विकास में। तो युवा अपने को मजबूत बनाए शिक्षा से, बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने टैलेंट से और पुरानी परंपराओं को छोड़कर एक नया रास्ता चुने ताकि समाज का विकास हो सके, देश का विकास हो सके। पॉइंट नंबर 3 है इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी, नवाचार और समावेशिता। नवाचार का अर्थ है नई चीज़ों को खोज करना, उस पर पहल करना, उस पर काम करना और नए नए लोगों को उस पर जोड़ना ताकि एक रोजगार का नया साधन मिल सके, सब लोग नौकरी पर डिपेंडेंट ना रहे
और नई चीज़ों का खोज कर उस पर काम किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।